हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉलिटिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड होने वाला है, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हो यार यूट्यूब पे मेरे चैनल पर, और जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में तो हमने बात कर ली थी यूरोपीय संघ के बारे में और आसियान के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में, अर्थात चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में। आप सभी को पता है चीन जो है एक काफी बढ़ती हुई एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और ये कहा जाता है 2040 तक वो एक महाशक्ति यानी आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। अब कैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया देखते हैं। पहला देखो बच्चों, 1949 में माओ के नेतृत्व में यहाँ एक आंदोलन हुआ था, एक क्रांति हुई थी जिसे कहा जाता है साम्यवादी क्रांति, है ना, या माओवादी क्रांति कहा जाता है ना। यह जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, आर्थिक रूप से जो पिछड़े साम्यवादी चीन ने क्या किया था, पूंजीवादी दुनिया से ना अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोवियत संघ के साथ अपने रिश्ते रखे थे, बाकी सभी पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध तोड़ दिए थे। पूंजीवादी देश का मतलब जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सबसे देशों से अपने संबंध तोड़ दिए थे। इसके बाद इसने क्या किया, ऐसे में इसके पास एक ही उपाय था कि जो इसके पास संसाधन है उसके उसी के इससे क्या करना था, अपना गुजारा चलाना था। इसके बाद कोई और चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद मिल रहा था। सोवियत संघ ने क्या किया, थोड़े समय तक इसे मदद करी, उसके बाद उसने ही बंद कर दिया था। इसके पास विदेशी बाजारों से जो तकनीक या सामान को खरीदने के लिए लगातार इसके पास विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, है ना। और चीन ने अब सोचा, अब दिमाग लगाया चीन ने कि जिन चीजों को वो आयातित कर रहा है, अर्थात जो अलग अलग देशों से वो मंगा रहा है, अब चीन ने क्या किया, इन चीजों को देश के अंदर यानी घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया था, है ना। इसके साथ साथ इसने क्या किया, चीन ने अपने सभी नागरिकों को रोजगार देना शुरू कर दिया, सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया, है ना। अपने नागरिकों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देना शुरू कर दिया, है ना। और चीन सबसे विकसित देशों में अब आगे निकल गया। इतनी ज्यादा डेवलपमेंट किया ना चीन ने कि बहुत ज्यादा आगे निकल गया था। अब अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, तो 5 से 6% की दर से बढ़ गया था। लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से मटियामलेट किसने कर दिया था, जनसंख्या ने। यानी जनसंख्या जो इसकी है 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि हुई, और इसका पूरा का पूरा विकास जो था वो पानी में फिर गया था, है ना। तो इस तरीके से चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, लेकिन फिर दोबारा गिर गया। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ नीतिगत फैसले किए थे, जैसे कि पहला, 1972 में अमेरिका से दोबारा क्या किया, चीन ने संबंध बनाया और अपने राजनीतिक एकांतवास को तोड़ा। पहला काम किया इसने। दूसरा, 1973 में वहां के नेता यानी प्रधानमंत्री का नाम था चाउ एन लॉय ने क्या किया था, कृषि का, उद्योगों का, सेना का, विज्ञान टेक्नोलॉजी का, इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया, अर्थात आधुनिकरण किया। ये 4 प्रस्ताव रखे थे किसने, चाउ एन लॉय ने। इसके बाद वहां आ गए देंग शाओपिंग, है ना। इन्होंने आर्थिक सुधार किया, इन्होंने बहुत बेहतर सुधार किए थे, जैसे कि इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी अपने देश के लिए खोल दिया पूरे, ताकि दूसरे देश आए और उनके देशों में क्या कर सके, व्यापार कर सके। दूसरा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था इन्होंने स्थापित की थी। तीसरा इन्होंने काम किया गया, चीन ने शॉक थेरेपी जैसी गलती बिल्कुल नहीं करी। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला था। पहला, 1982 में इन्होंने खेतों का निजीकरण किया। दूसरा काम क्या किया, 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण किया, है ना, प्राइवेटाइजेशन कर लिया था इन्होंने। इसके साथ साथ व्यापार के नए कानून तैयार किए, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, है ना, और विदेशी निवेशकर्ताओं को अपने देश में, है ना, मतलब अपने उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष निवेश, है ना, विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभर के सामने आ रहा था। आज भी तो होता है ना, बहुत सारे देश कहाँ जाते हैं, चीन में जाते हैं अपने माल को बनाने के लिए। आज एप्पल भी अपने सारा सामान कहाँ बनवाता है, चीन में बनवाता है ना। इसके साथ साथ 2001 में विश्व व्यापार संगठन में ये शामिल हो गया था, और इस तरीके से दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया था, और इस तरीके से चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ और उसकी तरक्की हुई थी, है ना। अब बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के क्या प्रभाव हुए थे। तो पहला काम क्या हुआ था, देखो, चीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। दूसरा, महिलाओं की जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, रोजगार और काम करने की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो युद्ध औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था ना महिलाओं के साथ, जैसे कि उन्हें 18 घंटों तक काम करना पड़ता था, बच्चों के साथ गलत बिहेव होता था, उस तरीके की स्थिति हो गई थी। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम सामने आए थे और इसके साथ साथ क्या हुआ था, ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बीच फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये थे चीनी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव या उसके प्रभाव। अब बात करते हैं चीन के साथ भारत के क्या संबंध है। तो नकारात्मक संबंधों के बारे में अगर हम बात करें कि भारत और चीन के बीच कई सारे नकारात्मक संबंध है। जैसे 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर लिया गया था, है ना? और काफ़ी लोगों को वहाँ मारा गया था जब वहाँ के धार्मिक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा। 1959 में अपने समर्थकों के साथ इन्होंने भारत में राजनीतिक शरण माँगी और भारत ने उन्हें शरण दे भी दी थी। जिसके कारण भारत और चीन संबंधों में कटाक्ष आ गई थी। भारत और चीन संबंध खराब हो गए थे। इसके साथ-साथ तीसरा, चीन द्वारा मैक-मोहन रेखा को ना मानना। यानी चीन जो है वो मैक-मोहन रेखा को नहीं मानता है। उसका कहना है कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रेखा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। चौथा, इसी को लेकर चीन द्वारा क्या किया, 1962 पर भारत पे आक्रमण कर दिया गया था और लद्दाख, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार इसने कर लिया था। जिसके कारण भारत और चीन संबंधों में बहुत ज्यादा कटाक्ष और बहुत ज्यादा संबंध खराब हो गए थे। अब बात करते हैं सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध में क्या था बच्चों, देखो अब संबंधों को सुधारने के लिए 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था, पहली बात। दूसरा, 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार जो 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था और 1992 में ये व्यापार 33 करोड़ 80 अरब डॉलर का हो गया, है ना? और द्विपक्षीय व्यापार फिर दोबारा बढ़ा और 2017 में 84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ भारत और चीन के बीच। यानी भारत और चीन संबंधों में काफी सुधार आया। दूसरा, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2019 में भारत का दौरा किया था। इसके साथ-साथ भारत की प्रधानमंत्री 2018 में नरेंद्र मोदी ने भी क्या किया था, चीन का दौरा किया था। इस तरीके से भारत और चीन संबंधों में काफ़ी बेहतर तरीके से क्या आया था बच्चों, सुधार आया था। अब बात करते हैं जापान के बारे में। देखो बच्चों, आप सुना होगा सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, क्योटा, है ना? और मादा जैसे प्रसिद्ध जो ब्रांडेड जो कंपनीज़ है ना, ये कहाँ की है? जापान की है ना? 1964 में क्या हुआ था, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जिसका कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का सदस्य बना कौन? जापान 1964 में। और 1964 में ही जापान ने क्या किया, सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई थी। 1964 में ही जापान ने सबसे पहले क्या किया था, ओलंपिक्स का आयोजन कराया था, है ना? 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और एशिया के देशों में अकेला जापान G7 का देश है। यानी G7 जो संगठन है, ग्रुप है, इसका सदस्य है। इसके साथ साथ परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला भी कौन है? जापान है। एकमात्र देश कौन सा है? यानी परमाणु बम याद है ना, जब अमेरिका ने फेंका था जापान पर, तो उसके प्रभाव को झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान है। और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। ये है जापान की विशेषता। अब बात करते हैं दक्षिणी कोरिया के बारे में। देखो बच्चों, कोरिया एक प्रायद्वीपीय देश है जो दूसरे विश्व युद्ध के अंत में क्या होता, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में बट गया था 8वें समानांतर के साथ साथ। इसके बाद क्या हुआ था बच्चों, 1960 से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति जो रूप है ना, काफी तेज हो गया था, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है ना? बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था आर्थिक विकास। 1996 में ओईसीडी का सदस्य बन गया था कौन? जापान, मतलब कोरिया, है ना? और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और सैन्य खर्च का 10वां स्थान है सेना में, है ना? सेना में 10वां स्थान इसी का है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का या इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।